हे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल टीच क्लब इंडिया चैनल पर। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ क्लास 9 के झारखंड बोर्ड के जितने भी स्टूडेंट हैं उनका 5 जुलाई का जो एग्ज़ाम होगा साइंस का, उसका मैं मॉडल क्वेश्चन लाया हूँ। देखिए सेट 1 है, क्लास 9 का विषय विज्ञान और 40 नंबर का होगा और 1 घंटा 30 मिनट आपको समय मिलेगा एग्ज़ाम के समय। टोटल प्रश्न इसमें कितना है? टोटल प्रश्न आपको मिलेगा 19, जिसमें से यहाँ पर देखिए कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, निर्देश दिए गए हैं, आपको पढ़ लेना है। देखिए इसमें से 1 से लेकर 7 तक अति लोकप्रिय प्रश्न है, जिसमें से 5 प्रश्न को उत्तर देना है और एक प्रश्न हो जाएगा आपका 2 नंबर का। उसी प्रकार से 8 से लेकर 14 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिसमें से 5 प्रश्नों का उत्तर देना जरूरी है और 50 शब्दों में, और एक प्रश्न है 3 नंबर का। उसी प्रकार से 15 से 19 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, इनमें से 3 प्रश्न को उत्तर देना है और एक जो उत्तर दीजिएगा उसको 100 शब्दों में देना है और 5 अंकों का एक प्रश्न होगा। तो हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। देखिए ऊर्जा और शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या है। हम लोग पहला सेक्शन ए में है। देखिए इसमें 5 प्रश्नों को उत्तर देना है। तो ऊर्जा और शक्ति कैसा ही मात्रक होता है? ऊर्जा कैसा ही मात्रक होता है? जूल। और शक्ति कैसा मात्रक होता है? वाट। अगला प्रश्न यहाँ देखिए, किस ध्वनि तरंग की तरंगदैर्घ्य तथा आवृत्ति उसके किस वेग से किस प्रकार संबंधित है? यह संबंध है। किस ध्वनि तरंग की तरंगदैर्घ्य तथा आवृत्ति का वेग से निम्न प्रकार संबंधित है। तरंग का वेग बराबर होता है आवृत्ति गुना तरंगदैर्घ्य। हम लिख सकते हैं इसका वेग v बराबर f, फ्रीक्वेंसी। आवृत्ति को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी इंग्लिश में, तो f लिखा गया है और तरंगदैर्घ्य को लैम्डा से दर्शाया गया है। और यहाँ पर देख सकते हैं इस जो प्रश्न था, ऊर्जा कैसा ही मात्रक जूल और शक्ति कैसा ही मात्रक वाट। अगला प्रश्न के बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ देखिए, H2O का आणविक द्रव्यमान। तो आणविक द्रव्यमान मतलब कि H2O का कह रहा है, H2O। तो इसमें H हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 होता है और कितना है? हाइड्रोजन 2 है, तो 1 गुना 2 कर देंगे, फिर इसको जोड़ेंगे। ऑक्सीजन यहाँ पर है तो O का द्रव्यमान होता है 16, तो ऑक्सीजन का द्रव्यमान होता है 16, तो 2 + 16, 16 और 2 18 U हो गया आपका आंसर। ओके, अगला प्रश्न को बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। 1 मोल से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन नंबर 4 है कि 1 मोल से आप क्या समझते हैं। देखिए बहुत ईजी है। मोल पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें कणों की संख्या परमाणु आयन अणु या सूत्र इकाई कार्बन-12 के ठीक 12 ग्राम में विद्यमान परमाणु के बराबर होता है। अगला प्रश्न के बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर देख सकते क्वेश्चन नंबर 5 है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण किस जीवाणु के द्वारा किया जाता है? तो राइजोबियम नामक जीवाणु के द्वारा किया जाता है। ये आपको पूछेगा एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिए। ओके, राइजोबियम। अगला प्रश्न के बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर देख सकते हैं एड्स नामक बीमारी किस विषाणु के कारण होता है? एड्स, AIDS, एड्स नामक बीमारी। तो एड्स नामक बीमारी होता है HIV के कारण। देखिए इसका मैं फुल फॉर्म बता देता हूँ। एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। अगर आप मुझे यहाँ तक वीडियो को देख रहे हैं तो HIV का फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ओके, अगला प्रश्न के बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। वायुमंडल में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन गैस है? तो वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन गैस है। ये आपको याद रखना है। बहुत सारे स्टूडेंट 79% बदलाते हैं, मतलब 79% बदलाते हैं, तो आपको 78 बदलाना है। अगला प्रश्न की ओर देखते हैं सेक्शन बी की ओर। सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। 1 जूल को परिभाषित कीजिए। उस भौतिक राशि के नाम बताइए जिसका एसआई मात्रक जूल है। तो जूल होता है ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है, हम लोग जानते हैं, यहाँ पर पढ़े हैं पिछला जो पहला प्रश्न था। देखिए 1 जूल को परिभाषित करना है तो 1 जूल किसी वस्तु पर किए गए कार्य की वह मात्रा है जब 1 न्यूटन का बल की क्रिया रेखा की दिशा में 1 मीटर विस्थापित कर दे। और जूल ऊर्जा का एसआई मात्रक है, हम लोग जानते हैं। अगला प्रश्न के बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर देखिए किसी दिए हुए माध्यम में एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 220 हर्ट्ज तथा वेग 440 मीटर प्रति सेकंड है, तो इसकी तरंगदैर्घ्य की गणना करना है। तरंगदैर्घ्य की गणना कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर है आवृत्ति भी यहाँ पर दर्शाया गया है, v से 220 हर्ट्ज है आवृत्ति बराबर, और वेग भी छोटा v से है।
तो 440 मीटर प्रति सेकंड है और तरंग दैर्घ्य को लैम्डा से दर्शाया जाता है। इस प्रकार से v बराबर मतलब वेग बराबर हो गया लैम्डा गुना फ्रीक्वेंसी आवृत्ति। तो v तरंग दैर्घ्य बराबर दिया गया है, वेग बराबर दिया गया है 440। इसी प्रकार से लैम्डा गुना 220 करेंगे आवृत्ति मतलब, तो हम लोग लैम्डा इधर ले आएंगे और तो 440 बटा 220 हो जाएगा। तो ये दो बार में आपको कट जाएगा 440। तो यहाँ इस प्रकार से लिख सकते हैं कि इस प्रकार ध्वनि तरंग की तरंग दैर्घ्य 2 मीटर होगी। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर कि 46 ग्राम सोडियम परमाणु में कणों की संख्या ज्ञात करना है। 46 ग्राम है तो हम लोग ज्ञात करेंगे, बहुत ईजी है। देखिए परमाणु की संख्या बराबर होता है दिए गया द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान गुना अवगाड्रो संख्या। देखिए अवगाड्रो संख्या, देखिए परमाणु की संख्या को हम लोग n से दर्शाते हैं, सूचित करते हैं, संकेत होता है। उसी प्रकार से दिए गए द्रव्यमान को छोटा m और मोलर द्रव्यमान को बड़ा m। ओके, मतलब कि m से क्यों, तो MASS मास मतलब होता है द्रव्यमान, तो इस प्रकार से m से दर्शाया जाता है। अवगाड्रो संख्या को NO। इस देखिए अवगाड्रो संख्या का मान निश्चित होता है हमेशा 6.022 इंटू 10 के पावर 23 होता है। इस प्रकार से ज्ञात करेंगे तो 46 बटा 23 आएगा, यहाँ पर गुना 6.022 इंटू 10 के पावर 23 आएगा। तो 23 दूना 46 दो बार में आपका कट जाएगा, तो इसको 2 से गुना कर देंगे अवगाड्रो संख्या से, जो आपका मान आएगा यहाँ पर 12.044 गुना 10 के पावर 23 या 23। ओके, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। थॉमसन का परमाणु मॉडल की व्याख्या करना है। तो सर जे थॉमसन के अनुसार परमाणु एक तरबूज की तरह था। इसके अनुसार परमाणु में धन आवेश तरबूज के खाने वाले लाल भाग की तरह बिखरा रहता है, जबकि इलेक्ट्रॉन धनावेशित गोले में तरबूज के बीज की भांति धंसे रहते हैं। अगला प्रश्न कर दीजिए क्वेश्चन नंबर 5। 0.5 मोल ऑक्सीजन के अणु का द्रव्यमान क्या होगा। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। जब भी मोल में दिया होगा और मतलब जब भी मोल में दिया होगा और अगर इसका द्रव्यमान पूछे तो सिंपल से आपको गुना कर देना है। देखिए ऑक्सीजन का द्रव्यमान होता है 16, तो 16 गुना 0.5 कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका आंसर 1685, मतलब कि 8.0 आंसर, ग्राम आंसर लिखना है। यहाँ पर देख सकते हैं इस प्रकार से बनाया गया है। अगला प्रश्न कर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। प्रतिरक्षीकरण क्या है। प्रतिरक्षीकरण क्या है हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के। जब किसी वैक्सीन या टीके का उपयोग करके शरीर के अंदर सूक्ष्म जीवों को मारकर या उनके प्रवेश पर रोक लगाते हैं तो इससे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता का विकास करने के प्रतिरक्षीकरण कहते हैं। मतलब कि जब वैक्सीन दिया जाता है तो लड़ता है, जितने भी हमारे अंदर शरीर के अंदर जितने भी कीटनाशक जो होते हैं उससे लड़ता है, मतलब बीमार नहीं होने देता है, उसे बोलते हैं प्रतिरक्षीकरण। ओके, अगला प्रश्न यह है कि जल प्रदूषण के 3 कारण को बताना है। तो देखिए सिंपल सा है, जल प्रदूषण के कारण निम्नलिखित है। पहला है जहाज़ों से होने वाला तेल रिसाव। दूसरा क्या है मैदानी इलाकों में बहने वाले नदियों के पानी की गुणवत्ता में कमी। तीसरा का पॉइंट आप लिख सकते हैं सामाजिक और धार्मिक रीति रिवाज, जैसे कि पानी में शव को बहाना या फिर नहाने कचरा फेंकने आदि में। अगला प्रश्न के बढ़ते क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर देख सकते हैं सेक्शन सी में है किसी पिंड की गतिज ऊर्जा को परिभाषित कर दीजिए। गतिज ऊर्जा के व्यंजक प्राप्त कीजिए। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के। यहाँ देखिए सेक्शन सी में यहाँ पर देखिए गतिज ऊर्जा किसी पिंड की वह अतिरिक्त ऊर्जा है जो उसके रेखीय वेग अथवा कोणीय वेग अथवा दोनों के कारण होती है। इसका मान उस पिंड को विरामावस्था से उस वेग तक त्वरित करने में किए गए कार्य के बराबर होते हैं। गति ऊर्जा बराबर होता है 1/2 हाफ v²। तो देखिए m बराबर होता है मास मतलब द्रव्यमान, तो v बराबर वस्तु का एक समान वेग होगा। ओके, अगला प्रश्न की देखिए क्वेश्चन नंबर 16। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए यहाँ पर है कि एक तरंग की आवृत्ति और आवर्तकाल को परिभाषित करना है। तरंग की तरंगदैर्घ्य आवृत्ति और वेग के बीच संबंध को स्थापित करना है। इसमें 3 प्रश्न हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 16 का हम लोग बनाते हैं। आवृत्ति बराबर होता है आवृत्ति किसी स्थान पर माध्यम के घनत्व के प्रति एकांक समय में दोलनों की संख्या को ध्वनि तरंग की आवृत्ति कहते हैं।
उसी प्रकार से आवर्तकाल क्या होता है कि माध्यम में घनत्व की एक दोलन पूरा करने में लगे समय वो ध्वनि तरंग का आवर्तकाल कहते हैं। अगला प्रश्न की ओर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर देखिए कि जल चक्र का आरेख चित्र बनाते हुए व्याख्या करना है। जल चक्र है ना, तो इसको व्याख्या करना है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर पेड़ है और यहाँ पर जल है, जमीन पर है, और यहाँ पर देखिए सूर्य है। तो यहाँ पर ये सूख रहा है, मतलब कि ऊपर की ओर जा रहा है। जब तापमान होगा तो ऊपर की ओर जल उठ के जाता है और फिर बादलों का निर्माण करता है, फिर संघनन होके फिर बारिश होता है, वर्षा होता है। ओके, यहाँ पर मैं देखिए बनाया हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं कैसे है। भूजल है यहाँ पर ऊपर की ओर जाता है, वाष्पीकरण होता है, फिर वाष्पोत्सर्जन होता है। इस प्रकार से फिर पानी नीचे आ जाता है, मतलब कि नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे जाना को ही हम लोग कहते हैं जल चक्र। अब जानते हैं अगला जो अंतिम प्रश्न है कि संक्रामक तथा असंक्रामक रोगों में उदाहरण के साथ अंतर स्पष्ट करना है। इसका परिभाषा के साथ अंतर स्पष्ट करना है उदाहरण देते हुए। देखिए, संक्रामक रोग उसे कहते हैं वह रोग जिनके तत्कालिक कारक सूक्ष्म जीव होते हैं, उन्हें संक्रामक रोग कहते हैं। जैसे कि मलेरिया, फ्लू, और इसका कोरोना भी एग्जाम्पल आ जाएगा, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। असंक्रामक रोग ऐसे रोग, थोड़ा सा विपरीत लिख दिया है, इसमें नोट लगाना है। ऐसे रोग जिनका असंक्रामक संक्रमित व्यक्ति के शरीर से स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में नहीं हो पाता है, असंक्रामक रोग कहलाते हैं। जैसे कि उदाहरण में मधुमेह रोग, हृदय रोग, कैंसर रोग तथा पोषण से संबंधित विकार के कारण उत्पन्न बीमारियां होती हैं। मतलब कि हम लोग कह सकते हैं कि किसी मनुष्य, एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में स्पष्ट होने पर बीमारी हो जाता है, उसको बोलते हैं संक्रामक। और एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में टच होने पर नहीं होता है, उसको बोलते हैं असंक्रामक। ओके, आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को देखने के बाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों को शेयर करें, क्योंकि उन्हें भी ये इन्फॉर्मेशन लगेगी और वो भी अच्छा से अच्छा नंबर ला सकते हैं। अपने दोस्तों को शेयर करें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंद साथियों।